हेलो, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। मेरी वॉइस वीडियो दोनों चीजें क्लियर एक बार प्लीज कंफर्म कर दो। जय हिंद एवरीवन, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मतलब ठीक है, अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी ऑलरेडी हैं, बट आज ज्यादा अच्छे से स्वागत करता हूं बिकॉज आज आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। एक गुरु होने के नाते मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है और एक शिष्य होने के नाते आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को वसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई हो और आपके जीवन में माँ सरस्वती अच्छी खुशहाली लेकर आए, आपको अच्छी बल बुद्धि विद्या सारी चीजें प्रोवाइड करें और आपका जीवन बड़ा खुशमय, बड़ा खुशी भरा भरा हो और जीवन के अंदर आप बड़ी अच्छी चीजें सीखें। ये मनोकामना, मेरी आशा है कि आप जीवन के अंदर ऐसी लगातार आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन। तो मेरी वॉइस इन वीडियो क्लियर एक बार प्लीज कंफर्म कर दो। इसमें वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। मेरी वॉइस इन वीडियो क्लियर है? एक मिनट देना यार, यहाँ गर्मी थोड़ी हो रही है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी, आई थिंक अभी ठीक है। हाँ जी, मेरी वॉइस वीडियो दोनों चीजें क्लियर है? इसमें वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ओके, मेरी वॉइस वीडियो क्लियर है? आज गर्मी हो रही है यहाँ पे, मैं बारिश हुई है बट यहाँ गर्मी लग रही है रूम में। चलिए, ऑल पॉजिटिव, ग्रेट। वॉइस वीडियो दोनों चीजें क्लियर है। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। ओके, आई थिंक मेरी वॉइस एंड वीडियो दोनों चीजें क्लियर होगी। ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। क्लियर है मेरी वॉइस वीडियो दोनों चीजें क्लियर है? ओके, चलो बहुत बढ़िया, वॉइस एंड वीडियो दोनों चीजें क्लियर है तो अपन सेशन की शुरुआत करते हैं। ओके, क्लियर है वॉइस वीडियो? ओके, हर हर महादेव। सही बात है, थैंक यू, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करें सेशन के बारे में बात करना। जय हिंद। बॉडी फ्लेक्स कर रहे हैं? नहीं भाई, मैं बॉडी फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ। देयर इज नो नीड टू फ्लेक्स द बॉडी, ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, गर्मी थोड़ी हो रही है यहाँ पे बस। मैंने क्या दवाई ववाई ली है ना, दवाई लेने के बाद बॉडी के अंदर हीट ज्यादा हो जाती है, दैट इज ओनली रीजन। और मेरे से हीट थोड़ा सा वही है। चलो आगे स्टार्ट करें सेशन के बारे में। हाँ जी, चलो बात करते हैं। और आज हम सब जानते हैं किसका जन्मदिन है। आज क्या है? हाँ जी, किसका जन्मदिन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। ऑब्वियसली देखो, सीधी बात है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हम सबके आइडल हैं। सर जिम ज्वाइन किया है आपने? ओ भाई, मैं बहुत टाइम से जाता हूँ यहाँ। ओके ओके, चलो ठीक है। आज स्क्रीन बिग नहीं है भाई, ये स्क्रीन है ना थोड़ी ऊपर लगी सी। मैं नोएडा के अंदर हूँ, अभी दिल्ली के अंदर हूँ, तो यहाँ पर चीजें थोड़ी सी अलग है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हम सबके आइडल है। मेरे हिसाब से तो भारत के हर आदमी के आइडल वही होने चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है, भारत के हर आदमी के आइडल नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। आईसीएस का एग्जाम क्लियर किया, इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता था उस टाइम पर, लंदन में जाके क्लियर किया, पर सर्विस ज्वाइन नहीं करी। क्या बोला? नहीं, सब ज्वाइन नहीं करनी बिकॉज तुम लोग जो है मुझसे भारतीयों को दबाने के बारे में बात कर रहे हो। तो आईसीएस का एग्जाम क्लियर करने के बाद सर्विस ज्वाइन नहीं करी, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके बाद क्या किया, आप शायद बिलीव नहीं करोगे, अंग्रेजों और उनके विचार थोड़े, मतलब कहते हैं ना कि कुछ लोग थोड़े डिफरेंट बिल्ड, जिनकी बिल्ड थोड़ी डिफरेंट होती है, वो किसी चीज से दबते नहीं है। मैं कहता हूं ना, हमेशा एक माइंडसेट के बारे में बात करता हूं। मैं एक दैट वर्ड कॉल इट ऑरा, एक ऑरा के बारे में हमेशा मैं बात करता हूं। और वो ऑरा जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी से ज्यादा बेहतरीन किसी का हो नहीं सकता है। आई विल टेल यू एन इंसिडेंट एंड ये हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्डेड है, मैंने शायद बताया भी है। क्लेमेंट एटली, ही वाज द क्लेमेंट एटली वो व्यक्ति है जो लेबर पार्टी का लीडर था और भारत के अंदर उसका योगदान, भारत को आजाद करवाने में, जिस टाइम पर भारत आजाद हुआ, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली था, याद आ गया? तो क्लेमेंट एटली से पूछा कि आप भारत को क्यों आजाद कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन, आप भारत को आजाद क्यों करना चाहते हैं? भारत को आजाद करने का रीजन क्या बताया क्लेमेंट एटली ने? उसने बोला कि देखिए, भारत को आजाद करने का रीजन मेरे लिए कोई यहाँ पर कोई आंदोलन नहीं है। लोग यहाँ पर अहिंसा के बारे में बात कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मेरे लिए भारत को आजाद करने का रीजन वो नहीं है। मेरे लिए भारत को आजाद करने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो आजाद हिंद फौज। एक आदमी ने अपनी पूरी फौज खड़ी कर ली, और यहाँ तुम एक एग्जाम से डर रहे हो, उस आदमी ने अपनी पूरी फौज खड़ी कर ली। इसके अंदर थे सुभाष चंद्र बोस जी, वॉज इन द कांग्रेस। कांग्रेस के साथ उनकी विचारधारा नहीं मिली बिकॉज ही वॉज नॉट अ काइंड ऑफ मैन हु रियली सपोर्ट्स द अहिंसा। वो जानते हैं अहिंसा से बहुत ज्यादा चीजें हो नहीं सकती है। उनकी विचारधारा महाभारत रामायण वाली थोड़ी ज्यादा है। इन द सेंस अगर क्लियरली बात करूं कि जहां शस्त्र उठाने की बात है, वहां पर शास्त्र से काम नहीं चलता है, शस्त्र की जगह शस्त्र उठाना पड़ेगा। दैट इज रीजन। आप सोचो, उस टाइम पर इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कुछ ऐसी चीजें उस टाइम पर हुई कि उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ दिया। बोले ठीक है, मैं छोड़ के जा रहा हूं, कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी पार्टी के साथ रहूं। अपनी खुद की एक फौज बना ली उस आदमी ने, अकेले के दम पे, कोई नहीं था उनके साथ, किसी ने उनके विचारों को सपोर्ट नहीं किया, अकेले के दम पे अपनी पूरी फौज बना ली। रशिया पहुंच गए, अरे रशिया छोड़ो, जर्मनी पहुंच के हिटलर से मिलकर आ गए कि मेरा साथ तुम देना, भारत को आजाद करवाऊंगा। हिटलर हारने लगा तो जापान जाके जापान की सहायता कर ली।
दीज आर द थिंग्स, ये होता है माइंडसेट आपका कि आप किसी के सहारा लेके आगे मत बढ़ो कि मेरे को सहारा चाहिए, करूंगा वो करूंगा ये करूंगा। तुम्हारा जो भी लक्ष्य जीवन के अंदर, तुमको अकेले कोई उसको पूरा करना पड़ेगा। देयर इज नो वन हु कैन हु इज गोइंग टू टेल यू कि तुमको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। तुमको खुद के अंदर वो चीजें होनी चाहिए, अपनी क्षमता खुद ही डेवलप करो। और ये चीजें हमको हमारे देश के इतिहास के लोग सिखाते है ना। सही बात है, सही बात है। क्लियर हो गया? आई बात समझ में? आगे बढ़े? क्लियर हो गया? अरे सुमित कुमार भाई साहब को अभी तक ब्लॉक नहीं किया क्या? अरे यार उस दिन तो मैंने इनको बोला था ब्लॉक करने का, फिर क्या हो गया भैया? मैं नाम नहीं भूलता हूं सुमित भैया। आपने जो उस दिन महिला के लिए एक चीज कही थी, वापस रिमाइंडर डाल देते हैं। चलिए डाल दिया है। चलिए आगे बढ़े। हाँ, अब आज हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं बेसिकली वो है रिट्स एंड फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करें। देखो राइट्स के बारे में बात करें तो एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे। कल की क्लासेस के अंदर हमने कुछ करा था, सवाल हमारा था कि भारत के संविधान के अंदर हमने कई सारी चीजों के बारे में बात करी। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज और राइट्स के बारे में भी बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ कि हमारे भारत के संविधान में अगर आज की तारीख में बात करूं तो राइट टू फ्रीडम के बारे में हमने बात करी थी। राइट टू फ्रीडम के बारे में आर्टिकल 19 बात करता है ना, इसके बारे में बात करी थी। आर्टिकल 19 के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया था, कोई जानता है? अच्छा हाँ, वो तो बेटा मैंने आज तो मैंने कर दिया मैसेज, अब वो नहीं दिखेगा, अब चिंता मत करो। ये ऐसे बेवकूफों को हटाना मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। और ये लोग ऐसे होते हैं कि सामने आएंगे तो इनका मुंह भी नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा मुंह। कमजोर लोग है। कमजोर आदमी क्या करता है? कमजोर आदमी पीछे से बोलता है। उसको पता है कि आगे सामने आने की हिम्मत मेरी है नहीं, तो कमजोर आदमी पीछे से बोलता है। ये लड़कियों को गलत बोलता है, ये टीचर्स को गलत बोलता है। मेरे को पता है बहुत सारे फैकल्टीज ने इसके बारे में बात करी है मुझसे। आपको ऐसा क्या लगता है? बहुत सारे फैकल्टीज ने इसके बारे में बात करी है ना। तो चिंता मत करना, फील्डिंग तो हो गई शायद भाई साहब की, है ना। चलो मेरे को एक बात बताओ कि जब आर्टिकल 19 बना था उस टाइम पर इसमें कितने फंडामेंटल राइट्स थे? आर्टिकल 19 बनते समय इसमें कितने फंडामेंटल राइट्स थे? बताइए कितने फंडामेंटल राइट्स थे जब आर्टिकल 19 बना था? जब आर्टिकल 19 बना तब उसमें कितने फंडामेंटल राइट्स थे? गलत बोलते हैं। परवरिश है बेटा, परवरिश का नतीजा होता है वो चीज, और कुछ नहीं आती है। वट यू हैव लर्न फ्रॉम योर फैमिली, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब उसको बुरा लग रहा होगा, बुरा लग रहा है ना, लगना भी चाहिए। जब तुम दूसरों की बहनों को बोलते हो तो लगता है बुरा, दैट इज द थिंग। फिर खुद के ऊपर बात आई तो बुरा लग गया, सर ऐसे क्यों बोल दिया? हाँ, तो हो तुम, समझो। संस्कार बहुत बड़ी चीज है, हर किसी को के अंदर होते भी नहीं हो। इट्स नॉट एन ईजी थिंग ना, उसको डेवलप करना बहुत अलग है। कितने फंडामेंटल राइट्स से? बिल्कुल सही बात है। देखो याद रखिएगा, जब संविधान, जब आर्टिकल 19 बना था ना उस टाइम पर 7 फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 के अंदर थे। 81.33% बच्चों का जवाब सही। अब देखो आज हम क्या करने वाले बेटा, आज हम अब थोड़ा सा देखो, अब एक थोड़ी सी चीजें याद रखिएगा, है ना। ध्यान से मेरी बात सुनना, एक थोड़ी सी चीजें आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखना। हम लोग आज बड़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 20, 21 और सारे आर्टिकल्स हम करने वाले। अब जब सारे आर्टिकल्स हम करने वाले तो मैं कुछ समय के लिए कमेंट्स को ऑफ कर रहा हूं। क्लियर है? चलेगा? कुछ समय के लिए कमेंट्स को ऑफ कर रहा हूं, है ना। कुछ समय के लिए, ज्यादा टाइम के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए कमेंट्स को ऑफ कर रहा हूं। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, बिकॉज ये आर्टिकल्स थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो इनको थोड़ा सा समझना जरूरी है। 1 मिनट के एक आर्टिकल के लिए कमेंट ऑफ करूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आर्टिकल आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आर्टिकल से सवाल एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे गए, तो एटलीस्ट इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। क्लियर है? अरे राज भाई नाइस हेयर कट, नहीं राहुल सर ने वो करवा दिया। चलो छोड़ो, आगे बात करते हैं। ओके, अब देखो आर्टिकल 20 के बारे में बात की जाए तो आर्टिकल 20 के अंदर जो चीजें कही जाती है, आर्टिकल 20 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स में इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। क्लियरली वास्तविकता के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 20 किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ द कन्वेंशन फॉर एन ऑफेंस। क्या मतलब है इसका? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्वेंशन फॉर एन ऑफेंस। ध्यान से मेरी बात सुनना, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्वेंशन फॉर एन ऑफेंस। देखो क्या होता है, अगर जो अपराधी हमारे देश में, जो व्यक्ति अपराधी है या जिसने अपराध किया है, उसके भी कुछ अधिकारों के बारे में हमारे देश के फंडामेंटल राइट्स ने बात करी। हमारा संविधान उन लोगों के भी अधिकारों के बारे में बात करता है। क्या लिखा है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्वेंशन ऑफ फॉर ऑफेंस। जो अपराधी साहब, उनको भी कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन हमारे देश के अंदर दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि अपराधी है तो उनके कोई अधिकार नहीं। जैसे एग्जांपल की बात करें, आर्टिकल 20 बेसिकली 3 चीजों के बारे में बात करता है। ध्यान से मेरी बात सुनना, तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 3 चीजों के बारे में बात कर रहा है। पहला होता है आपका
नो एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ, नंबर 1 नोट कीजिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका नो डबल जियोपैरिडी, और थर्ड है आपका नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। याद रखिएगा 3 चीजों के बारे में बात करता है। पहला नो एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ, दूसरा नो डबल जियोपैरिडी, और तीसरा होता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। क्या मतलब है तीनों का? तीनों के बारे में बात करते हैं। पहला आपका बात कर रहा है नो एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ। क्या मतलब होता है नो एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ का? ध्यान से मेरी बात सुनना। नो एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ, अब एग्जाम्पल के तौर पे अपन लेते हैं, एन एग्जाम्पल लेते हैं। भाई साहब ये है मिस्टर मंगलू, मंगलू भाई साहब है, ये मंगलू है हमारा, मंगलू जी है, सुनना ध्यान से, मिस्टर मंगलू जी है। अब मिस्टर नो, याद रखना पहले पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं अपन पहले, नो एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ, ये मिस्टर मंगलू। अब मंगलू भाई साहब की एक केमिकल की दुकान है, केमिकल की दुकान चलाते हैं मंगलू भाई साहब, बड़ी अच्छा पैसा वैसा कमाते हैं मंगलू जी, और इनकी केमिकल की दुकान है। अब क्या होता है, केमिकल की दुकान इनकी है। अब 2020 में मंगलू जी अपनी केमिकल की दुकान में एक दवाई बेचते थे, दवाई बेचते थे, हाँ दवाई बेचते थे साहब। अब क्या होता है 2020 में दवाई ये बेचते थे, पर 2024 में सरकार ने कानून बनाया, और उस कानून के अंदर लिखा कि अब से जिसने भी ये दवाई बेची उसको सरकार 3 साल की सजा देगी। मंगलू जी 2020 में अपने दुकान में एक दवाई बेचते थे, 2024 में सरकार ने कानून बना दिया कि अब से जिसने भी इस तरह की दवाई बेची, जो भी अगर ये दवाई बेचेगा, जिसने भी अब इस तरह की दवाई बेची, उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें 3 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। अब क्या सरकार यहां पर मंगलू भाई साहब को 2026 में अरेस्ट कर सकती है? जैसे ही कानून आया मंगलू ने दवाई बेचना बंद कर दी, बोले मैं दवाई क्यों बेचूंगा। अब सरकार क्या मंगलू भाई साहब को अरेस्ट कर सकती कि भैया तुम 2020 में वो दवाई बेचते थे, वो 2020 में दवाई बेचता था, जैसे ही कानून आया मंगलू ने दवाई बेचना बंद कर दी। अब पुलिस मंगलू को उठा के ले गए, बोले भैया तो 2020 में वो दवाई बेचता था ना, इसलिए अपने को 3 साल की सजा दे रहे। क्या भारत के अंदर किया जा सकता है? यस और नो, केवल यस और नो के अंदर जवाब चीज चाहिए मुझे आपका। ये मंगलू भाई साहब जो दवाई बेचते थे, जो दवाई मंगलू भाई साहब बेचते थे, क्या उस दवाई को लेकर क्या आज कानून ये बनाया जा सकता है? यस और नो बताइए, किया जा सकता है क्या? ऑब्वियसली नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं कर सकते। उसी के बारे में बात की जाती है नो एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ। इसका मतलब केवल ये होता है कि अगर आपने कोई ऐसा काम किया है, सरकार ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती है, सरकार ऐसा कोई भी चीज नहीं कर सकती कि आपने कोई चीज तब करी है जब उसको लेकर किसी भी तरह का कानून भारत के अंदर नहीं था, जब उस चीज को एज ए क्राइम डिक्लेयर नहीं किया जाता था। वो जो चीज आपने करी थी उसको एज ए क्राइम डिक्लेयर नहीं किया जाता था। ध्यान से मेरे बात सुनिएगा, जैसे यहां पर मंगलू भाई साहब वो दवाई बेच रहे थे, उस टाइम पर वो क्राइम नहीं, तो सरकार आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। नो पोस्ट फैक्टो लॉ, ऐसा पुराना कानून के बेसिस पर सरकार आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल की बात करें कि आज मान लो कि आज 2030 में सरकार कानून बना दी कि ऑनलाइन पढ़ाना मना है, ऑनलाइन कोई नहीं पढ़ा सकता, ऑनलाइन पढ़ाना मना है। अब 2030 में सरकार ने कानून बनाया, अब सरकार 2030 में कानून बना, जब सरकार मेरे को उठा के ले गई, बोले प्रथमेश सर आप 2026 में पढ़ाते थे ना ऑनलाइन, इसलिए आपको उठा के ले गए। ये नहीं कर सकती सरकार। आई बात समझ में? दूसरा यहां पर जो पॉइंट था वो था आपका नो डबल जियोपैरिडी। नो डबल जियोपैरिडी का मतलब क्या होता है, आप ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे भाई साहब थे, ये एक भाई साहब हमारे हैं, है ना, मिस्टर एक्स यहां पे थे। अब मिस्टर एक्स ने चोरी करी तो सब पुलिस ने इनको पकड़ लिया और इनको मिली 5 साल की सजा, 5 साल की सजा इनको मिली। अब मिस्टर एक्स बाहर आ गया, भैया बड़े खुश है मिस्टर एक्स के, चलो चोरी करी पर पुलिस ने पकड़ लिया, पर 5 साल में काट के आ गया। अब क्या वापस से उसी जुर्म में, वापस वही जुर्म में, वही केस के अंदर इनको वापस से 5 साल की सजा दी जा सकती है क्या? क्या एक ही आदमी को एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा दी सकती है? बताइए, फैक्ट्री नहीं होता आज। क्या किसी एक ही आदमी को, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्या एक ही आदमी को एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा दी जा सकती है? सर नो, सीधी सी बात मेरी है, एक ही क्राइम के लिए एक ही आदमी को 2 बार सजा दी जा सकती है? बताइए, दी जा सकती है क्या? बोलिए, दी जा सकती है? यस और नो, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? एक ही क्राइम के लिए एक ही आदमी को 2 बार सजा दी जा सकती है? ऑब्वियसली यू कैन नॉट डू दैट थिंग, आप ये चीज नहीं कर सकते। एक ही क्राइम के लिए एक ही आदमी को 2 बार सजा नहीं दे सकते। इसी के बारे में बात करता है नो डबल जियोपैरिडी। एक बार क्राइम कर लिया और उस क्राइम के लिए उसको एक बार सजा मिल गया, वापस क्राइम करेगा तो वापस सजा मिल जाएगी, पर एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा आपको नहीं दी जा सकती। ये नोट कीजिएगा। वापस क्राइम करेगा, वापस सजा मिल गई। जैसे एग्जाम्पल की बात करिए, भाई साहब जेल से बाहर आए, फिर उन्होंने चोरी कर ली, अब उसके लिए वापस सजा दे देंगे, पर जो पहले चोरी करी थी उसकी सजा 2 बार नहीं मिल सकती। एक क्राइम के लिए एक ही बार सजा आपको मिलती है। आई बात समझ में है ना? क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये चीज याद रखना होता है नो डबल जियोपैरिडी। तीसरा जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। क्या मतलब है इसका? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब ये होता है सर लेकिन उससे पूछताछ की जा सकती, पूछताछ कर सकते, पूछताछ में कोई दिक्कत नहीं,
पूछताछ में कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, चलो आगे बात करें। अब यहां पर ये है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी आदमी को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब ये होता है आप किसी भी आदमी को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ध्यान से मेरी बात सुनना, आप किसी भी आदमी को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए कि मान लो किसी ने मर्डर कर दिया था, सुनिएगा, किसी ने मर्डर कर दिया और पुलिस उस आदमी को पुलिस स्टेशन उसकी कस्टडी के अंदर लेके चली गई, बोले तूने मर्डर किया, उसको खूब मारा पीटा, खूब मारा, इतना मारा कि उसके हाथ पांव तोड़ दिए। पुलिस ने धमकी दी कि अगर तूने कन्फेशन पे साइन नहीं करे कि तूने ही मर्डर किया तो तेरे परिवार वालों को मार देंगे। अब बेचारे ने क्या करा, डर के मारे वहां पर उसने साइन यहां पर कर दिया। अब साइन जो उसने करे वो डर के मारे किए। तो ये जो चीजें है ना कि कोई भी आदमी अगर अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, ये चीजें इसलिए की जाती। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल को रॉन्ग मत लेना, पर एग्जाम्पल के बारे में बात करते। एक मिनट, छोटा सा एग्जाम्पल लिख लेते हैं ना, 2 मिनट, एक एग्जाम्पल लेता हूं छोटा सा। मान लो भैया ये एक बहुत अमीर लड़का, तुम मेरी ड्राइंग तो जानते ही हो, तो ये मान लो कि कार है, ठीक है, ये कार है। अब कौन सी कार है तुम यार मान लेना अपने हिसाब से, बट मान लो ये कार है। अब एक बहुत अमीर लड़का था, बहुत ही अमीर लड़का भी है, बहुत अमीर लड़का। वो लड़का अपने ड्राइवर के साथ जा रहा है, ये स्टीयरिंग पे है भैया, इसका ड्राइवर बैठा है, इधर ये अमीर लड़का बैठा है और इधर उसका ड्राइवर है। अमीर लड़के ने शराब पी बहुत ज्यादा, बोला ड्राइवर को, बोला तू साइड में बैठ, मैं गाड़ी चलाऊंगा। अब अमीर लड़के ने खूब शराब के नशे में गाड़ी चलाई और इस अमीर लड़के ने क्या करा, बेचारे जो 5 लोग सड़क पे सो रहे थे भैया, उनके ऊपर गाड़ी चला दी। फुटपाथ पे सो रहे थे 5 लोग, उन पे गाड़ी चला दी इस अमीर लड़के ने, पांचों के पांचों लोग मर गए यहाँ पे। अब अमीर लड़के ने ड्राइवर से कहा, बोला तू मेरे पास आ जा जल्दी, तू मेरी सीट के ऊपर जाके बैठ जा, जल्दी बैठ जा। और ड्राइवर ने भी क्या करा, ड्राइवर भी कोर्ट के अंदर गया और ड्राइवर ने कोर्ट में बोल दिया कि हाँ मैडम, ये मैं गाड़ी चला रहा था, गाड़ी में चला रहा था। अमीर आदमी ने ड्राइवर को बोला कि देख, मेरा इल्जाम तू अपने सर ले रहे, तेरे पूरे परिवार को मैं 5 करोड़ रुपया दूंगा। ड्राइवर बोले इतना पैसा तो मैं कमा नहीं सकता मेरे परिवार के लिए, क्यों ना मैं अपने जान की बलि दे दूं। ये किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। दैट इज द रीजन, ये नोट करना, इट माइट बी पॉसिबल, हो सकता है ना, हाँ जी हो सकता है। तो याद रखिएगा ये चीजें होती है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अरे नहीं, ऐसा किसी का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया? याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? हाँ, अब थोड़ा सा ऊंचा हो जाता हूं। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? हाँ, तो ये हो सकता है ना। चलो, तो ये छोटी सी बात याद रखिएगा, इट कैन बी पॉसिबल, ये हो सकता है। हाँ, क्लियर हो गया, याद आ गया? हाँ जी, ये तो गलत भी, हाँ होता है, ऐसा हो सकता है। अरे यहाँ गर्मी लग रही है, वो एसी जो है ना वो गर्म वाले पे करके रखा है टेम्परेचर, ठीक है। हाँ, तो ये चीज है। चलो ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो ये याद रखिएगा, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है? प्लीज कंफर्म कर दो। नहीं यार, ये ज्यादा ही ऊंचा, 1 मिनट देना मेरे को बस। क्लियर हो गया? तो ये चीजें इसलिए की जाती है ताकि कोई भी आदमी अपने खिलाफ गवाही ना दे। इसलिए आप देखना, सबसे इंपॉर्टेंट होते सबूत। आप अपने खिलाफ गवाही दोगे तब भी अदालत आपसे सबूत मांगती कि सबूत कहां है। दिखाओ सीसीटीवी के अंदर तुम ही गाड़ी चला रहे थे। तो दिस इज द थिंग्स, आई बात समझ में? क्लियर हो गया? ये सबूत मांगे जाते हैं। समझ में आ गया बेटा? क्लियर हो गया? तो ये चीज याद रखिएगा। आर्टिकल 20 क्लियर हो गया? चलिए अब एक आर्टिकल का एक सवाल का जवाब दीजिए, पीवाईक्यू आपके एनडीए का। देखिए सवाल क्या कह रहा है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश अनटचेबिलिटी? किस आर्टिकल के द्वारा अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया था भारत के संविधान में, बताइए। बिल्कुल सही, इसका जवाब है आर्टिकल 17। याद रखिएगा, अनटचेबिलिटी के बारे में आर्टिकल 17 ही बात करता है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? 71.63% बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है।
अब हम आते हैं आर्टिकल 21 की तरफ। देखो आर्टिकल 21 इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अरे भाई आर्टिकल 21 के बारे में बात करें, आर्टिकल 21 जो है ना इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 21 भारत के संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। याद रखिएगा भारत के संविधान का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सुनिएगा, इट्स रियली इंपॉर्टेंट थिंग। सवाल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, आर्टिकल 21 भारत के संविधान का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सोचो कितनी बड़ी बात है। पूरे संविधान के अंदर अगर हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करें ना, तो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केसेस जाते हैं फंडामेंटल राइट्स वाले, उसमें सबसे ज्यादा केस आर्टिकल 21 वाले जाते हैं। आर्टिकल 21 वाले केस सबसे ज्यादा जाते हैं, नोट कर लीजिएगा, आर्टिकल 21 वाले केस सबसे ज्यादा जाते हैं। अब आर्टिकल 21 किस बारे में बात करता है, अगर क्लियरली मैं बात करूं, एक ही लाइन के अंदर मैं बताऊंगा, इसको सुनना समझना। आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में। आर्टिकल 21 किस बारे में बात करता है, आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में। राइट टू लाइफ का मतलब क्या होता है, राइट टू लाइफ का मतलब होता है जीने के अधिकार के बारे में। आर्टिकल क्या कहता है सुनिएगा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। याद रखिएगा, दो चीजें यहां पर काफी इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। यह आर्टिकल क्लियरली कहता है सुनिएगा कि भारत के अंदर हर आदमी के पास जीने का अधिकार है। हर आदमी के पास राइट टू लाइफ है। तुम्हारे और मेरे पास, हमारे पास जीने का अधिकार है। जीने का अधिकार का मतलब ये होता है कि सरकार बिना किसी रीजन के हमारी जिंदगी छीन नहीं सकती है। कोई भी बिना किसी रीजन के, कि मान लो तुम गए, किसी ने तुमको मार दिया, गोली मार दी, सरकार ने अरेस्ट करके फांसी पे चढ़ा दिया, नहीं, सरकार बिना किसी रीजन के ना तो तुमको अरेस्ट कर सकती है, ना तो तुम्हारी लिबर्टी मतलब आजादी छीन सकती है। आजादी का मतलब क्या होता है, क्या सरकार आज तुमको बिना किसी रीजन के जेल में डाल सकती? नहीं डाल सकती, पॉसिबल नहीं है। सरकार के पास ये अधिकार नहीं, बिकॉज आर्टिकल 21 तुमको जीने का अधिकार देता है। जीने का अधिकार का मतलब ये नहीं होता कि तुम केवल जिंदा हो, इसमें ये भी आता है कि आप आजाद हो, देश के अंदर आजादी से घूम रहे हो। ऐसा नहीं कि आपको पकड़ के सरकार ने जेल में डाल दिया और बोला कि चलो तुम आजाद तो हो ना, तुम जिंदा तो हो। जिंदा रहने का मतलब केवल ये नहीं कि यू जस्ट आप केवल सांस ले रहे हो। जिंदा रहने का मतलब केवल सांस लेना नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि यू हैव द राइट, आपके पास आजादी का अधिकार है, आप आजाद हैं, देश के अंदर, दुनिया के अंदर आप आजाद हैं। आप अपने काम को सही तरीके से करने का अधिकार रखते हैं, आप अपने काम को सही तरीके से करते हैं, इससे कहा जाता है आजादी। ये रियल आजादी आपकी होती है, और इसी के बारे में बात करता है कौन सा आर्टिकल 21। आई बात समझ में, आर्टिकल 21 इसी राइट टू लाइफ एंड इस पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। और ये कहता है कि जब तक आपने कोई क्राइम ना किया हो, क्या कहता है कि जब तक आपने कोई क्राइम ना किया हो तब तक सरकार तुम्हारी आजादी छीन नहीं सकती, तुम्हारी जिंदगी छीन नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल की बात करें कि अगर तुमने क्राइम कर लिया, तुमने क्राइम कर लिया, तो फिर सरकार तुम्हारी आजादी और जिंदगी छीन सकती है। फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए कि तुमने किसी को मार दिया, तुमने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, तुम जेल में चले गए, तब जाके सरकार तुम्हारी आजादी और जिंदगी छीन सकती है, तब छीन सकती है। अब एक शब्द यहां पर लिखा है, उस शब्द से एग्जाम में सवाल आता है। ये शब्द यहां पर है, सुनिएगा ध्यान से, ये शब्द है आपका प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब ये होता है कि जब तक हमारे देश में कानून ना बना लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल की बात करें, कानून कौन बनाती है? कहते हैं ना कि भैया हमारी लोकसभा है, ये हमारी राज्यसभा है ना, लोकसभा राज्यसभा मतलब हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट मिलकर कानून बनाती है। कि लोकसभा के अंदर मान लो पार्लियामेंट ने कानून बना दिया। अब सुनना मेरी इस बात को, एग्जाम्पल को, पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास होता है, एक कानून बना दिया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा कि जिसने भी सरकार के खिलाफ गवाही दी या सरकार की नीतियों के खिलाफ बोला या सरकार के खिलाफ बोला, उसको 2 साल की जेल दे दी जाएगी। ये कानून बना दिया जाता है। लोकसभा से बिल पास हो गया, राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा से भी बिल पास हो गया, और भारत के राष्ट्रपति जी ने इस बिल पे सिग्नेचर कर दिया। बिल पे सिग्नेचर कर दिया मतलब क्या हुआ, अब ये बिल कानून बन गया और ये भारत के अंदर लागू हो गया। अब सरकार क्या बोलेगी, सुनना, अब सरकार क्या बोलेगी, सुनिएगा ध्यान से। अब सरकार क्या बोलेगी, अब सरकार बोलेगी कि हां साहब ये जो चीज है ना, कानून भारत के अंदर लागू हो चुका है। अब सरकार यहां पर ये कहेगी कि अब किसी ने भी मेरे खिलाफ अगर बोला तो आपको 2 साल की जेल दे दी जाएगी। बिकॉज ये जो शब्द है ना प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसका मतलब क्लियरली यहां पर ये होता है, इसका मतलब यहां पर एक्जैक्टली क्लियरली एग्जैक्टली ये होता है कि सरकार जब तक कानून ना बना दे तब तक तुमको अरेस्ट नहीं कर सकते। अब सरकार ने तो यहां पर कानून बना दिया कि अगर तुमने सरकार के खिलाफ बोला तो तुमको 2 साल की जेल हो जाएगी। अब सरकार के खिलाफ तुम बोलो, तुमको 2 साल की जेल हो जाएगी। तो क्या है जो शब्द है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कि साहब जो प्रोसेस के द्वारा कानून बना दिया गया है, उस कानून का वायलेशन आपने कर लिया, तो क्या ये चीज आपके हिसाब से सही है? ये जो शब्द दिया गया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? यहां पर क्या लिखा है कि सरकार आपके राइट टू लाइफ को और आपकी लिबर्टी को तब तक नहीं छीन सकती जब तक आपने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया। अब सरकार ने बना दिया कानून ऐसा, बिकॉज यहां पर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के बारे में बात की गई।
अब ये जो सरकार ने कानून बना दिया, तो ये कानून सही है कि गलत है, बताइए। डिपेंड्स, किस चीज पर डिपेंड्स? ऑब्वियसली गलत ही है कानून। सरकार के खिलाफ बोलना कोई गलत बात है कि? फिर डेमोक्रेसी किस काम की? अभी नोएडा के अंदर वो लड़का मर गया, नोएडा के अंदर लड़का मर गया ना, कितने 2 घंटे तड़पता रहा। अब सरकार के खिलाफ लोग बोल रहे हैं और सरकार उनको जेल में डाल दे तो सही है? कौन है पॉजिटिव वाले कि ये सब सही है? गलत है ना। ऑब्वियसली ऐसा कानून बना दिया अगर सरकार ने, तो ये हमारे लिए गलत है ना, ये तो संविधान का वायलेशन है। हमारा संविधान क्या बोलता है? आप अपने थॉट्स को रख सकते हो, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अपने पास है, तो ये तो गलत चीज है ना। तो इसमें कोई सिचुएशन नहीं आती। जिस दिन सरकार के खिलाफ तुम बोलो और सरकार तुमको जेल में डाल देना, तो समझना डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। इस देश में तानाशाही आ गई है फिर, बिकॉज ये तानाशाही कंट्रीज के अंदर होता है कि सरकार के खिलाफ बोलने पे जेल में डाल दिया जाए। ये अंग्रेजों के जमाने में होता था। तो डेमोक्रेसी और इसके अंदर कोई डिफरेंस रहता नहीं। आई बात समझ में क्लियर हो गया? तो चीज याद रखिए कि जिस देश में अगर सरकार के खिलाफ बोलने पे तुमको जेल दे दी जाती है ना, तो वो देश फिर रहने के लिए सेफ नहीं रह जाता है, बिकॉज इट्स नॉट द डेमोक्रेसी। याद रखिएगा। तो ये जो चीज यहां पर दी गई ना, दैट इज ए प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये क्लियरली गलत चीज है। इट्स रॉन्ग, ये गलत है। इसलिए क्या हुआ, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन में कहा कि साहब ये जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का जो कॉन्सेप्ट आपने संविधान के अंदर लिया है ना, जो फंडामेंटल राइट के अंदर लिया है, ये टोटली गलत है, बिल्कुल गलत है। इसकी जगह आप एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, और वो नया कॉन्सेप्ट क्या होगा? उस नए कॉन्सेप्ट को कहा जाएगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इस नए कॉन्सेप्ट को कहा जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इस नए कॉन्सेप्ट को कहा जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये क्या होता है? इसमें क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं कि देखो, सरकार के पास कानून बना दिया सरकार ने, अगर ऐसा भाई कानून बना दिया कि लोकसभा राज्यसभा से बिल पास हो गया और राष्ट्रपति जी ने भी सिग्नेचर कर दिया और सरकार ने कानून बना दिया कि किसी ने भी सरकार के खिलाफ बोला तो 2 साल की जेल है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में देखा जाता है कि जो कानून बनाया है सरकार ने, ये संविधान का वायलेशन तो नहीं कर रहा है, ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो इस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का अधिकार होगा हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। आ गई बात समझ में? ये है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कि ठीक है आपने कानून बना दिया, बट वो कानून उचित होना चाहिए, वो कानून लीगल होना चाहिए, वो कानून नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का अधिकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है कि आप कानून बनाओ, पर आप कानून इतना ऐसा नहीं बना सकते कि जो संविधान के भी उल्लंघन कर रहा है, जो देश के लोगों के फंडामेंटल राइट्स का ही वायलेशन कर रहा है। उस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का अधिकार सीधा सीधा आ जाएगा हमारे देश में हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, और इसे जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया बेटा? अभी क्लियर हुआ कि व्हाट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? आई बात समझ में? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? बिल्कुल आर्टिकल 13 वाली बात इसके अंदर ही है, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये थोड़ी कर सकते हैं आप। क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ तो सही। अच्छा कौन सी बात सही? आई थिंक अब मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब से प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ सही है या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सही है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सही है या बी तुम्हारे हिसाब से प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ सही है? तुम्हारे हिसाब से बताइए, विच वन इज गुड? बताइए विच वन इज गुड? सर आप प्रोटीन लेते हो क्या? नहीं भाई नवीन, हम नहीं लेते, गांव के देसी लोग प्रोटीन वोटीन ये सब नहीं करते हैं भाई। हाँ जी बताइए। देखो मैं तुम्हारे विचार जानना चाहता हूँ कि व्हाट द रियली द इंडियाज यूथ थिंक, और आप कैसे सोचते हो, है ना? बताइए कैसे सोचते हैं, क्योंकि कल से सरकार ने कानून बना दिया कि आर्मी के अंदर केवल 2 साल की सर्विस दी जाएगी, चाहे वो ऑफिसर हो या कोई भी हो। फिर क्या करोगे? फिर बोलना कि हाँ सर हम तो जानते प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ हमको अच्छा लगता है। ये चीज याद रखिएगा। थैंक यू बेटा। हाँ जी बिल्कुल, देखो सीधी सी बात है, इट्स ऑब्वियसली द अकॉर्डिंग टू मी दैट इज द मोस्ट गुड थिंग, दैट इज अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ओके याद रखिएगा यही है।
देश में डेमोक्रेसी को यही बचा के रखता है। ओके, ये चीज याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? यस। क्लियर हो गया? समझ में आ गई चीजें? यहां तक क्लियर हो रहा है? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलिए, सर आपको कौन सी सब्जी पसंद है? हल्दी की सब्जी हल्दी की सब्जी यूजुअली बनती नहीं है, वो केवल राजस्थान में बनेगी। राजस्थान वालों को पता होगा, उसको ज्यादा खा भी नहीं सकते, पूरी प्योर घी में बनती है वो। देखो ये जो चीजें है ना, एक चीज मैं आपको क्लियरली बताऊं, एक चीज मैं आपको बहुत क्लियरली बताता हूँ। ये जो जो कंसेप्शन होता है ना, मतलब मैं ऐसे जनरली सारे लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। ये जो कंसेप्शन होता है ना कि इन एवरी, जो इंडियन फूड को लेकर अभी एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है हमारे देश में कि इंडियन फूड इज नॉट गुड, इट इज अनहेल्दी, इट इज अनहाइजीनिक, इट इज ये, इट इज वो। ये जो कंसेप्शन है ये उन कंपनीज ने बना के रखा है जो अपने प्रोडक्ट को भारत के अंदर बेचना चाहती है। मेरे इस बात को ध्यान रखना, जो अपने प्रोडक्ट को भारत के अंदर बेचना चाहती, फॉर एग्जाम्पल की बात करें, प्रोटीन पाउडर को बेचना चाहती, क्रिएटिन को बेचना चाहती है, वो ये मिसकंसेप्शन बना के चलते कि भारत का फूड अच्छा नहीं। मैं उनसे केवल एक बात बोलता हूँ कि अगर भारत का फूड अच्छा नहीं है तो इतने समय से इतने हमलों को रोकने के लिए क्या हमारे राजस्थान के अंदर, हमारे बिहार के अंदर, हमारे पंजाब के अंदर, यूपी के अंदर हमारे जो फौजी भाई हैं वो क्या प्रोटीन पाउडर सुबह सुबह लेते हैं क्या खाने में? मतलब 71 के अंदर इनको ठोका है पाकिस्तान के लोगों को, अच्छे से पाकिस्तानी सेना को हमने मारा। उसके बाद चाइना के बारे में बात करें, हमने कितने इतिहास हमारे देश का रहा। अब उसके बाद तुम बोल रहे हो कि नहीं साहब ओनली द प्रोटीन मैटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। एवरीथिंग डिपेंड्स कि तुम्हारी डाइट में तुम प्रोटीन कैसे ले रहे हो, केवल ये चीज है। प्रोटीन तुमको कहां से मिल जाएगा? सोयाबीन से भी मिल जाएगा, ठीक है, मिल्क से भी मिल जाएगा, कार्ब्स ज्यादा मिलेंगे, पर कार्ब्स को फिर तुम कैलोरीज ज्यादा मिल गई तो उसको वर्कआउट करके खत्म कर लो। तो डिपेंड करता है ना। एक लॉजिकल फूड खाओ कि दिन भर में मेरी 2000 कैलोरीज, 3000 कैलोरीज मेरे को करनी है और मेरे को तकरीबन 100 ग्राम प्रोटीन लेना है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। वो होल फूड से लो, क्लियरली बोल रहा हूं, नेचुरल रहो जितना हो सके। क्या होता है, उस एज में बॉडी बॉडी तो बन जाती है लोगों की, बहुत अच्छी बन जाएगी, पर एक एज के बाद ना 35, 40, 45, 46 के बाद, उसके बाद बॉडी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, बिकॉज नेचुरली वो चीजें फिर नहीं हो रही ना बॉडी के अंदर। तो चीज याद रखिएगा। आई बात समझ में? दूध घी खाओ, कोई दिक्कत नहीं। हरियाणा अब अपन लोग बिहार में क्या है, अभी मैंने कल, अब देखो यहां पर मेरे को कोई ऑप्शन नहीं मिला, अब मैं लिट्टी चोखा खा के आ गया। लिट्टी चोखा कितनी बढ़िया चीज है। उस लिट्टी के अंदर अंदर क्या होता है? सत्तू होता है। सत्तू से बढ़िया कोई चीज हो सकती है क्या? सत्तू कितना बढ़िया चीज है। चना है उसके अंदर, मैंने बढ़िया लिट्टी ली, चोखा खाया, चोखे के अंदर कोई ऑयल नहीं होता है, होता है ऑयल, उसमें बढ़िया सारी सब्जियां होती है। और दैट इज द थिंग, हमारा फूड अच्छा है। वो मिसकंसेप्शन है कि इंडियन फूड खराब है, कोई खराब बराब नहीं होता। हाँ, ये चीजें मैं मानता हूं कि अपने ऑप्शंस को थोड़ा सही रखो। होल ग्रेन्स खाना शुरू कर दो, गेहूं अवॉइड कर दो, बाजरा खा लो, तुम मक्का खा लो, वो उससे फायदा तुमको ज्यादा करता है। शुगर थोड़ी सी अवॉइड करो। अपन शुगर खाते नहीं थे, ये तो शुगर का कॉन्सेप्ट अंग्रेज लेके, अपने तो गुड़ खाते थे। हाँ, अपन तो गुड़ खावा यार, तो गुड़ खाते थे अपन तो वो चीजें आपको अपने फूड को खुद चॉइस करना पड़ेगी कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है, कैलोरीज को काउंट करो, बाकी फिर लेने की जरूरत पड़ती नहीं है। समझो इस चीज के बारे में। ओके, चलो आगे बात करें। चलो अब आगे बात करते हैं। हाँ जी, अब एक केस आया था, आप जानते हो आर्टिकल 21 एक और चीज के बारे में बात करता है, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी पता है कि नहीं तुमको? राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंदर आता है। तुम्हारी प्राइवेसी मतलब सरकार तुम्हारे फोन में से फोटोज नहीं देख सकती। हाँ, कितने फोटो है नहीं देख सकती सरकार। तुम्हारे फोन में से सरकार कोई डेटा नहीं निकाल सकती, ऐसा कहा जाता है, बिकॉज तुम्हारी प्राइवेसी, तुम्हारे फोन में से तुम्हारे नंबर लिस्ट को चेक नहीं किया जा सकता। ये तुम्हारे राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन होता है ना, याद रखिएगा। बट क्लियरली अगर मैं बोलूं, अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं, प्राइवेसी से मिथ नाउ डेज, प्राइवेसी से सीरियसली इट्स काइंड ऑफ मिथ। आज के टाइम पर प्राइवेसी, एग्जैक्टली प्राइवेसी तुमको मिलेगी नहीं मिलेगी डजंट मैटर। तुम्हारे फोन अगर तुम्हारे पास है तो अपनी प्राइवेसी भूल जाओ। तुम्हारे लोकेशन से लेके तुमको क्या चाहिए, सारी चीजें तुम्हारे फोन को पता है, व्हाट यू नीड। तुम्हारा गूगल तुम्हारा बायोग्राफी है, तुम्हारे गूगल में मेरे को सब पता लग जाएगा, किसको तुमने फोन किया, कौन सा ऐप डाउनलोड किया है, कितने दिन वहां पर रहे, तुमने कौन सा फोटो अपलोड किया। गूगल फोटोज आता है ना, तो क्या होता है कि तुम्हारे फोन में तुम्हारी आधी जिंदगी, तुम्हारा बैंक, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड, एवरीथिंग नाउ इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर फोन। याद रखना, इसलिए क्या होता है, सीक्रेट सर्विसेज के अंदर जो लोग रहते हैं या जो लोग उस टॉप लेवल के ऊपर है, जो भारत की नीतियां बना रहे हैं सीक्रेसी के बारे में, वो देखिएगा वो लोग जो है ना वो कीपैड वाले मोबाइल्स यूज करते हैं, बिकॉज उसमें डेटा ब्रिज का चांसेस बहुत कम होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डेटा ब्रिज नहीं होगा, फोन टैपिंग उसके अंदर भी हो जाती, बट डेटा ब्रिज के चांसेस वहां पर कम हो जाते हैं। ये बताया आपको? हाँ, इसलिए एंड्रॉइड्स को ये सीक्रेसी मतलब इट्स काइंड ऑफ मिथ आजकल बन के रह गया है ना। इसलिए मैं क्या बोलता हूं कि ज्यादा सेंसिटिव चीजें अपने फोन वोन में मत रखो। ओके चलो, हाँ, अब एक केस था राइट टू प्राइवेसी को लेकर। केस याद रखना, ये केस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। इस केस के बारे में कितने बच्चे जानते, सुना है? अगर कोई पूछे ना कि राइट टू प्राइवेसी का केस कौन सा, ये केस है, केस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुना है इस केस के बारे में?
कितने बच्चों ने इस केस के बारे में सुना है कि हाँ सर इस केस के बारे में हम जानते हैं? केस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कितने बच्चे इस केस के बारे में जानते हैं? नहीं जानते इस केस के बारे में? चलो मैं बताता हूं। देखो क्या हुआ, छोटी सी बात है। जब आधार कार्ड आया, शुरुआत में आधार कार्ड आया, 2009 के अंदर आधार कार्ड आ गए थे, 2010 में आधार कार्ड बनाने के लिए यूआईडीआई ये बन चुका था। अब इस केस में बोला कि देखो आधार कार्ड को सरकार ने बोला कि आधार, आपका जो आधार कार्ड है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड आपके स्कूल में, जब आप स्कूल में एडमिशन लोगे तब आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा। तो सरकार ने आधार को मैंडेटरी कर दिया था मेजरली बहुत सारी चीजों के लिए। तो यहां पर ये जज है के एस पुट्टस्वामी, खुद जज है, तमिलनाडु हाई कोर्ट के खुद जज रहे थे। इन्होंने बोला कि यार ये तो सरकार मेरी प्राइवेसी का वायलेशन कर रही है, बिकॉज आधार के साथ अगर मैंने लिंक कर दिया तो मैंने पूरे बैंक का डेटा सरकार के पास चला जाएगा। आधार को मोबाइल से लिंक करना है तो मेरे पूरे मोबाइल का डेटा सरकार के पास चला जाएगा। तो साहब ये तो सरकार गलत कर रही है, और इन्होंने केस कर दिया, बोले भैया मेरी राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। तो अब यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ इस केस में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं साहब, आधार ऐसे आपकी राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन कर नहीं रहा है, बट हाँ जो मैंडेटेशन है कि स्कूल में एडमिशन से पहले आधार को जमा करवाना पड़ेगा, आधार को लिंक करवाना पड़ेगा, उसको हम बंद करते हैं। और याद रखना इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को और एक्सप्लेन किया था कि देखो राइट टू प्राइवेसी हर आदमी की होती, बिकॉज जिंदा रहना और प्राइवेसी के साथ जिंदा रहना बड़ा जरूरी है। आगे चीजें समझ में क्लियर हो गया? आर्टिकल 20 तक, आर्टिकल 21 क्लियर हो गया? आगे बढ़े, यहां तक क्लियर हो गया? प्लीज कंफर्म कर दो। आर्टिकल 21 क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? प्लीज कंफर्म कर दो। यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आएंगे एक ऐसे आर्टिकल की तरफ जो भारत में बच्चों को पढ़ने लिखने का अधिकार देता है। पढ़ने लिखने का अधिकार, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट टू एजुकेशन। आरटीई, आरटीई का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन, पढ़ने लिखने का अधिकार। कि भारत में हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। अब देखिए भारत के हर बच्चे को पढ़ने लिखने का अधिकार है, हाँ है। देखो क्या किया गया हमारे देश में, क्या किया इस चीज के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल और एग्जाम में पूछा गया। अगर आप एनडी के प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, सवाल यहां से बना है। इसके लिए क्या किया गया, भारत के संविधान में एक अमेंडमेंट किया जाता है। किसने करा? ऑब्वियसली हमारी पार्लियामेंट और ये अमेंडमेंट करती है। एक अमेंडमेंट किया गया भारत के संविधान के अंदर। अमेंडमेंट कौन सा था? अमेंडमेंट था 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 का। इसके बारे में सुना है आपने? 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 का भारत के संविधान के अंदर किया गया। नोट कर लीजिएगा, 86th अमेंडमेंट भारत के संविधान के अंदर किया गया। और उसके बाद हम लोगों ने एक चीज को ऐड किया है ना। नोट करना काफी इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करना इसको। और ये अमेंडमेंट हुआ 2002 के अंदर। ये ईयर याद रखना, दैट ईयर इज 2002। 2002 के अंदर अमेंडमेंट होता है ना। ये अमेंडमेंट याद रखिएगा और इस अमेंडमेंट को याद रखिएगा। अमेंडमेंट कौन सा? 86 अमेंडमेंट 2002 के अंदर होता है। और इसके द्वारा सरकार ने क्या करा, राइट टू एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया। मतलब भारत के अंदर जितने भी बच्चे 6 से 14 साल के, एज याद रखिएगा कि 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं ना, सरकार उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देगी। फ्री में सरकार पढ़ाएगी तुमको। अगर तुम्हारी उम्र 6 से 14 साल है तो कहां पर पढ़ाएगी? सरकारी स्कूल के अंदर। पर भारत में हर बच्चे के पास पढ़ने लिखने का अधिकार दिया है सरकार ने। अपने आप में बहुत बड़ी बात। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आएगा ये अमेंडमेंट। याद रखना, 3, 4, 10 जितने स्टार बनाना चाहो बना लो। ये सवाल आने के चांसेस 99% है। अच्छी बात है, पढ़ने लिखने का अधिकार सबको होना चाहिए। अच्छा आया था ना सवाल, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये अमेंडमेंट अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर हो गया भैया? समझ में आ गया? समझिए क्या? समझ में आ गया? नहीं, क्लियर हो गया। इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल बताऊंगा। यहां तक क्लियर हो गया? खाना भी खिलाएंगे, मिड डे मील, बहुत बढ़िया। नहीं बेटा, अमेंडमेंट से नहीं लाया लिखने के लिए, उसको अमेंडमेंट नहीं किया था। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को एक्सप्लेन कर दिया था केवल सुप्रीम कोर्ट ने कि जब आप प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के बारे में बात करते हैं ना, तो बेसिकली ड्यू प्रोसेस लॉ की तरह ट्रीट किया जाएगा। सरकार ने अलग से अमेंडमेंट नहीं किया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? समझ गया? चलो ठीक है।
चलो ठीक है। मैं अगर कहीं भी किसी स्टेट में जाता हूँ ना, मैं हर उस राज्य के गांव में जाता हूँ, मैं कभी उस राज्य के स्टेट में शहरों में नहीं जाता। मेरी आदत है थोड़ी सी। आ, मतलब मेरे को ट्रैवल करना बड़ा पसंद है। ट्रैवलिंग, आई डू लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग। वीडियोस वीडियोस बना के मैं नहीं डालता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग धुन में रहता हूँ। मैं अकेले जाता हूँ, अकेले निकल जाता हूँ। अभी मैं कुछ टाइम पहले 4 महीने पहले मैं गया था उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर मैं देहरादून नहीं गया। आई नेवर वेंट टू देहरादून। मैं देहरादून के अंदर नहीं गया। मैं देहरादून से आगे जंगलों में और इधर गांव में चला गया। पहाड़ों के गांव के अंदर मैं वहीं रहा 4-5 दिन। वहीं पे मैं रहा। याद है ना कि लास्ट में जब लास्ट अभी हुआ था ना, आपका जो बैच एग्जाम हुआ था लास्ट सितंबर के अंदर, तब सब गए थे घूमने, मैं उधर निकल गया। बिकॉज क्या होता है, मैं आज भी ये मानता हूँ कि भारत के अंदर, वास्तविक भारत अगर आपको देखना है तो शहरों के अंदर नहीं, गांव के अंदर मिलता है। मेरे को इतना बढ़िया लगता है, मैं किसी भी गांव में जाऊंगा। जैसे मान लो मैं देहरादून के अंदर गया, पहाड़ पे मैं गांव में जाऊंगा, वहां पर जो मंदिर है पहले वहां जाऊंगा। मंदिर में, बिकॉज सीधी बात है यार, मंदिरों के अंदर अच्छे लोग मिल जाते हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। फिर मैं गांव में निकल जाऊंगा, किसी गांव के अंदर मैं किसी भी रैंडम घर में घुस जाता हूँ। घर में घुस के मैं बैठ जाता हूँ उनके पास, जो भी बैठे होंगे उनके पास बैठ जाऊंगा, बातचीत करूंगा, आप कैसे हैं क्या है, उनकी भाषा को समझने की कोशिश करता हूँ। बिकॉज थोड़ी बहुत समझ में आना शुरू हो जाती है। उसके बाद पूछता हूँ कि कैसा है क्या, ये सारी चीजें। मतलब यार दैट इज लाइफ। वो लगता है कि हाँ, वास्तविकता में भारत वही है। हम लोग जो घूमते हैं ना, जैसे आप कोई किसी मूवी देखने चले गए, किसी शहर में गए, तो इस अम्यूजमेंट पार्क के अंदर चले गए कि बहुत अच्छा मॉल बना तो शहर में। दिस इज नॉट इंडिया। ये ट्रैवल करना ये नहीं होता है कि आप वहां पर जाके वही चीजों में घुस गए जो मेन मेड थी। वहां पर ये होता है कि उसके कल्चर को जानो, किसी भी जगह की उसकी संस्कृति को जानो, हाउ दे स्पीक, हाउ दे ट्रीट यू, उनकी थिंकिंग क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं, देश की प्रॉब्लम्स क्या है, उनके इलाके के अंदर प्रॉब्लम्स क्या है। आप उनसे बात करो, इतने प्यार से आपको बताते हैं ना। और फिर लास्ट में जब आप निकलते हो तो बोलते रोटी तो खा के चले जाओ ना, खाना खा लो। दैट इज द थिंग यार, मजा आता है। ओके, तो मैं वही कहूंगा कि अपनी लाइफ में तुम लोग जब थोड़ा बहुत अर्निंग करना शुरू कर दो ना, तो ट्रैवल जरूर करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि घर में घुसे रहे, कहीं जाना ही नहीं मुझे, तो फालतू जगह अपने को नहीं जाना। क्लब क्लब पब जाएंगे, क्लब जाएंगे, अपन इसके लिए नहीं बने। अपन बने कहाँ जाएंगे, अपन सर घूमने जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, गांव के अंदर निकल जाएंगे। ठीक है, बाइक से ट्रैवल करो, कार से करो, रेल से कर लो। ठीक है, तो वॉट एवर यू कैन डू, जस्ट एंजॉय योर लाइफ, बिकॉज अवर टाइम इज लिमिटेड। अपन सबका टाइम लिमिटेड है, भारत दुनिया के अंदर लिमिटेड है ना। एक बार एज निकल गई, उम्र निकल गई, उसके बाद वो चीजें करना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और जिंदा दिली के लिए जरूरी है। आप नई चीजें सीखते हो, वो आपको नेचर सिखाता है, आपको आपका देश सिखाता है, आपको आपकी दुनिया सिखाती है। आके अलग तरह के लोग मिलते हैं, किनसे बचना है, किनके पास बात करनी, समझ में आ जाता है। ओके, हाँ जी, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 22 के बारे में। आर्टिकल 22 बड़ा ही खतरनाक आर्टिकल है। खतरनाक इन द सेंस, इन फ्यू थिंग्स इट्स रियली खतरनाक। क्यों खतरनाक है, समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 22 कर बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। जिस आदमी को अरेस्ट किया जा रहा है ना, और जिसको डिटेन किया जा रहा है, डिटेन करने का मतलब क्या होता है कि भैया कैद कर लेना, उसके भी अधिकारों के बारे में आर्टिकल 22 बात करता है। याद रखिएगा, कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ 3 चीजें इसके अंदर ऐसी बताई जाएगी कि जिसको अरेस्ट किया जा रहा है या जिसको डिटेन किया जा रहा है, डिटेन कर लिया, पुलिस ने डिटेन कर लिया। डिटेन करना समझते हो ना, तुमको कैद में कर लिया, तो उस आदमी के भी कुछ अधिकार भारत के अंदर है। अब कैसे अधिकार है, इंटरेस्टिंगली अधिकारों के बारे में बात करें। अब इस पिक्चर को तो आपने शायद देखा होगा, पर उससे पहले कुछ चीजें मैं बता दूं। देखो, डिटेंशन क्या होता है, पहले मुझे बताओ, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ डिटेंशन। किस आप डिटेन किया जाता है, डिटेंशन, डिटेंशन किसे कहा जाता है, डिटेन कर लिया ऐसा। बिकॉज ये डिटेन शब्द तुम आर्मी में और फौज में बड़ा सुनोगे, पुलिस में भी सुना जाएगा, पर वहां थोड़ा ज्यादा आएगा। डिटेंशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ डिटेंशन। डिटेन करने का मतलब क्या होता है। अरेस्ट कर लेना, कैद करना। देखो, डिटेंशन का मतलब होता है कैद करना। क्लियरली मैं बोलूं, जिसको कैद कर लिया गया उसको डिटेन करना बोलते हैं। इस आदमी को डिटेन कर लिया मतलब इस आदमी को आपने कैद कर लिया। कैद करने का मतलब है कि आपने इसको पकड़ के जेल वेल में डाल दिया, इसको डिटेंशन कहा जाता है। आपने इसको कैद कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब जो डिटेंशन है ना, किसको गिरफ्तार किया जाता है, डिटेंशन 2 तरीके का होता है। इस बात को ध्यान रखना, बिकॉज जब हम आर्टिकल 22 के बारे में बात करेंगे ना, तो एक तरह के डिटेंशन के बारे में हम ज्यादा बात करने वाले। तो डिटेंशन जो है, जिसको हम डिटेंशन कहते हैं, डिटेंशन 2 तरीके का होता है। ध्यान से मेरी बात सुनना। डिटेंशन जो है वो 2 तरीके का होगा। पहला होता है आपका प्यूनेटिव डिटेंशन। प्यूनेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो क्राइम करने के बाद किसी को अरेस्ट करना। फॉर एग्जांपल की बात करिए, भाई साहब, हमारे मंगलू भाई साहब थे। मंगलू भाई साहब ने चोरी करी, पुलिस मंगलू भाई साहब को पकड़ के ले गई, जज साहब के सामने गए, जज साहब ने बोला मंगलू भाई तेरे को 2 साल की सजा दी जा रही, और मंगलू भाई साहब को जेल में डाल दिया गया। ये होता है आपका प्यूनेटिव डिटेंशन। आई बात समझ में।
प्यूनेटिव मतलब क्राइम करने के बाद सजा देना, गॉट माय पॉइंट, क्राइम करने के बाद सजा देना, ठीक है। जय हिंद प्रज्ञा, क्राइम करने के बाद सजा देना, हाई बात समझ में से कहा जाता है प्यूनेटिव, ये क्राइम करने के बाद आप सजा दे रहे हैं, गॉट माय पॉइंट, समझ में आ रहा है, क्राइम करने के बाद सजा। मंगलू भाई साहब ने क्राइम किया, क्राइम करी भैया, इनको पकड़ के इनको जेल में डाल दिया, क्राइम करने के बाद सजा देना, इससे कहा जाता है प्यूनेटिव डिटेंशन। प्यूनेटिव क्राइम करने के बाद सजा देना। एक होता है प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव मतलब तुमने क्राइम किया नहीं है पर उससे पहले सरकार ने तुमको डाल दिया जेल में। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, आपने देखा चुनाव से पहले आसपास के जितने गुंडे मवाली पुलिस उनको जेल में पकड़ के डाल देती है। प्रिवेंटिव, प्रिवेंट मतलब क्राइम करने से रोकने के लिए तुमको पहले ही डिटेन कर लिया जाए। याद रखना, क्राइम तुमने अभी किया नहीं है। अब जिन लोगों को जेल में डालती है सरकार, उन्होंने क्राइम किया नहीं अभी, बट क्या करेगी सरकार बोलेगी भाई इनको जेल में डालो, अदरवाइज क्या ये लोग जो है गड़बड़ कर देंगे, है ना, ये गड़बड़ कर देंगे ये लोग, अदरवाइज चुनाव के अंदर गड़बड़ करेंगे, तो क्राइम करने से पहले ही जेल में डाल दिया जाए। इससे इन्हें कहा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो याद रखना, इसके अंदर जो आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 22 का पार्ट 1 या क्लॉज 1 बात करेगा प्यूनेटिव के बारे में और क्लॉज 2 बात करेगा प्रिवेंटिव के बारे में। मैं दोनों के बारे में बता दूंगा तुमको, बता दूंगा मैं दोनों के बारे में, बट याद रखना कि प्रिवेंटिव प्यूनेटिव काफी इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंटिव क्या है कि प्रिवेंट करना, रोकना, क्राइम किया नहीं तुमने, पर जैसे एग्जांपल की बात करें, मैं अपने घर की कहानी बता देता हूं थोड़ी तुमको, कि जब हम छोटे थे और घर पे मेहमान आने वाले होते हैं। अब घर पे आते मेहमान, गर्मी की छुट्टियों में घर पे मेहमान आने वाले, हाँ घर पे मेहमान आने वाले होते हैं। अब मेहमानों के साथ हमारे भाई बहन भी आएंगे, हाँ जी भाई बहन भी आएंगे। अब भाई बहन और मेहमानों के आने से पहले हमने अगर कुछ भी नहीं किया है, मैं और मेरी सिस्टर, हमने अगर कुछ भी नहीं किया है, तो भी हमारी अच्छे से पूजा उतार दी जाती थी बिना किसी रीजन पे। जैसे आज थोड़ा सा लेट उठ गए हैं, क्यों पूजा उतारते थे? हमने कुछ क्राइम नहीं किया भैया, हमने कुछ नहीं करी गलती, पर आने से पहले हमारी बढ़िया तबीयत से पूजा उतार दी जाती थी, हमारी सर्विसिंग कर दी जाती थी दोनों भाई बहन की। क्यों करते थे? ताकि जब वो लोग आए, जब वो बाकी बच्चे आए, तो हम उनके साथ शरारत ना करें। वो मस्ती कर रहे हैं ठीक है, पर हम मस्ती ना करें, क्योंकि अगर हम भी करने लग गए तो मस्ती फिर ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वो चीजें जो है ना, ये प्रिवेंटिव था। प्रिवेंटिव हमको जो है, ये डिटेंशन हमारा भी किया गया प्रिवेंटिव, हम वो चीज ना करें आगे जाके, उसकी सजा भैया पहले ही मिल गई आपको। गॉट माय पॉइंट, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। ऐसा होता है भाई, सबके साथ होता है, तुम्हारे यहाँ नहीं होता है तो फिर अलग चीज है, बाकी ऐसा हो जाता है। मैं बड़ा कंफ्यूज भाई, हमने तो कुछ किया ही नहीं, क्यों फिर सर्विसिंग हो गई आज हमारी। तो एक बार सर्विसिंग करने के बाद आदमी 7 दिन तक ठीक चलता है। अब वो डिपेंड करता है सर्विसिंग पे। पापा सर्विस करे तो 15 दिन आपकी लिमिटेशंस होती है, मम्मी करे तो 5 दिन से लेके 7 दिन, 3 दिन भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि सर्विसिंग किस तरीके से हुई। पापा करेंगे तो बढ़िया ऑयल वेल चेंज कर देंगे, आगे पीछे सबसे आपको ठीक कर देंगे, तो 15 दिन से 30 दिन तक उसकी वैलिडिटी होती है। मम्मी की होती है 5 दिन से लेके 7 दिन के बीच में। तो हमारी सर्विसिंग जो हमारी मम्मी करती थी, बिकॉज 3 दिन के लिए आते थे जो आने वाले लोग हैं, तो वो सर्विसिंग पे डिपेंड करता है ना, होता है ना, हाँ ऐसा होता है, आज भी होता है। तो ये चीज है, तो जो भी है याद रखिएगा। तो अब अपन बात करेंगे प्यूनेटिव के बारे में पहले, ठीक है। पहले हम बात करेंगे प्यूनेटिव के बारे में, मतलब तुमने क्राइम करा फिर तुम्हारी सर्विसिंग हुई, मतलब तुमने घर पे कुछ कांड कर दिया उसके बाद फिर, या तुमने कुछ क्राइम करा उसके बाद तुमको अरेस्ट किया गया, ये होता है तुम्हारा प्यूनेटिव। आई बात समझ में? तो अपन पहले प्यूनेटिव के बारे में बात करते हैं। देखो प्यूनेटिव के अंदर 3 तुम्हारे पास अधिकार होता है। ये अक्षय कुमार भाई साहब है, याद है अक्षय कुमार भाई साहब की मूवी, अच्छी मूवी थी, देखिएगा, जिसमें ये एक अपराधी को पकड़ते हैं, है ना। तो इस अपराधी को पकड़ने के लिए इनको एक शर्त रखते हैं कि अगर तुमने अपराधी को पकड़ लिया, तुमने हमारी मदद करी, तो तुम्हारी सजा माफ कर देंगे। अब उससे लेना देना नहीं है, बट प्यूनेटिव के अंदर एक शर्त होती है, जब भी पुलिस तुमको अरेस्ट करके ले जाएगी, तो पहली चीज है, बिना तुमको इन्फॉर्म किए अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए, पुलिस तुम्हारे दरवाजे पे आएगी, चलो थाने, तुम पूछोगे अरेस्ट वारंट दिखाओ, बिना अरेस्ट वारंट के मैं थाने नहीं चलूंगा। याद रखिएगा, हाँ कुछ स्पेशल केसेस होते हैं इसमें अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है, बट नॉर्मली आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, यू हैव राइट टू इन्फॉर्म अबाउट दैट थिंग। अरेस्ट वारंट दिखाओ। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? क्लियर है? पापा मेरी सिस्टर को टच भी नहीं करते थे, आज तक कुछ भी नहीं बोलते हैं, और हमको तो टच किए बिना काम ही नहीं होता था। देखो पापा का अलग रहता है, पापा के लिए लड़कियां बच्चियां परियां होती है, अब उनके काम भी ऐसे रहते परी जैसे, हमारे काम राक्षसों जैसे, तो वही है ना सब। देखो मैं बोलता हूँ ना कि सर्वे कर्म वंशावयम, सारी चीजें कर्मों के अधीन है, तो हमारे इसलिए बोलते कर्म सुधार लो भाई,
कर्म सुधर जाएंगे तो सब ठीक है। सर्वे कर्म वंशावे हम वाली चीजें। अब हमारे तुम्हारे कर्म देखो, लड़कों के कर्म क्या कर्म होते लड़कों के, देखो इनको हरकतें देखो। पापा बोलेंगे भैया 8 बजे आना, ये 10 बजे आएंगे। बहन को बोलेंगे 8 बजे आना, वो 7:30 बजे आ जाएगी, 7 बजे घर पे बैठ जाएगी। तो कर्म है ना, है कि नहीं? तो वो चीजें होती है ना, सही बात है। चलो ओके चलो, तो पहला जो तुम्हारे पास अधिकार है आर्टिकल 22 के तहत कि क्या है कि तुम्हारे पास राइट टू इन्फॉर्म है। मतलब अगर पुलिस तुमको अरेस्ट कर रही है तो यू कैन आस्क द पुलिस कि भाई वाई मी, अरेस्ट वारंट दिखाइए। बिना इंफॉर्मेशन के कि आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, नंबर 1 चीज। दूसरी बात ये होती है, यहां पे सुनिएगा ध्यान से, आपके पास एक अधिकार और होता है कि आपको अगर अरेस्ट किया जाता है तो आपके पास अपने लीगल प्रैक्टिशनर से बात करने का अधिकार है। इसका मतलब होता है कि आपको अपने वकील से बात करने का अधिकार है। जी हाँ, आप वकील से बात कीजिए, आप उसको अपनी सिचुएशन के बारे में बताइए। पुलिस मना नहीं कर सकती कि नहीं वकील से बात नहीं करने दूंगा, नहीं, एक कॉल करना है, ये अधिकार है मेरा, सुना है मुझे मेरे वकील से बात करनी, कॉल करने दीजिए, ये अधिकार तुम्हारे पास होते हैं। तीसरा पॉइंट याद रखना, तुमको अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर, नोट कीजिएगा, अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर, नोट करना काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको अरेस्ट किया जा रहा है, अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जज साहब के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना। ये 24 आवर्स वाली लिमिटेशन याद रखिएगा। 24 घंटे के अंदर, मान लो तुमने कोई क्राइम करा, तुमको अरेस्ट करके ले जाया गया है ना, तो 24 घंटे के अंदर अंदर तुमको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, जज साहब के सामने। भले फिर तुमको, जैसे एग्जांपल की बात करें, तुमने हल्ला, तुम लड़ लिए, सड़क पे तुमने मारा पीटी कर ली, अब उस टाइम पर तुम्हारा अरेस्ट वारंट नहीं आएगा, पर बताएंगे तुमको कि भैया तुमको इसलिए अरेस्ट कर रहे बिकॉज तुमने मारा पीटी करी। अब तुमको जेल में डाल दिया पुलिस ने, थाने के अंदर लेके आ गए। अब थाने में आने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर तुमको जज साहब के सामने प्रेजेंट करना है हमको, है नहीं? हाँ, याद रखिएगा, जज साहब के सामने प्रेजेंट करना है। अब एक सवाल का मुझे जवाब दो, मान लो एक क्रिमिनल जो है भैया, उसको पकड़ा आसाम से, आसाम से उसको पकड़ा, उसने क्राइम किया था कहां पर? उसने क्राइम किया था कन्याकुमारी में। अब कन्याकुमारी की पुलिस गई आसाम, उसको पकड़ के वापस लेके आ रही है कन्याकुमारी। तो ये जो ट्रेवल करने में टाइम जाता है, तो क्या ट्रेवल टाइम काउंट होता है 24 घंटे के अंदर, यस और नो? एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या इसके अंदर ट्रेवल टाइम काउंट होता है, यस और नो? बताइए, क्या ट्रेवल टाइम इसमें काउंट किया जाता है, यस और नो? हाँ, सेकंड सैटरडे तो इसलिए तो पुलिस फ्राइडे को अरेस्ट करती नहीं थी, है ना। देखो नॉर्मल कंडीशन में जब कोर्ट खुला है तब तब के लिए 24 घंटे, अदरवाइज फिर जब कोर्ट खुला है तभी। या हाँ, बिल्कुल सही बात, इसमें ट्रेवल टाइम काउंट थोड़ी ना होगा, ट्रेवल टाइम थोड़ी काउंट कर लोगे तुम। अरे कन्याकुमारी आने के बाद 24 घंटे के अंदर प्रेजेंट करना है तुमको। अरे ट्रेवल टाइम में 4 दिन लग गए, 5 दिन लग गए, 6 दिन लग गए, अब उसको फ्लाइट थोड़ी लेके आओगे तुम, सीधी बात है ना। तो ट्रेवल टाइम काउंट यहां पर नहीं होता है, नोट करना, ट्रेवल टाइम काउंट यहां पर नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया? आर्टिकल 22 तक क्लियर हो गया सारे बच्चों। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 23 और 23 के बारे में, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और ये आर्टिकल्स क्लियरली बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। क्या होता है एक्सप्लॉयटेशन का मतलब, एक्सप्लॉयट करने का मतलब क्या होता है, कि बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। शोषण करना किसी का, शोषण करना, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है शोषण करना, हरेसमेंट करना, इसको शोषण कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। हॉलिडे काउंट नहीं होता, नहीं, हॉलिडे भी काउंट नहीं करते इसमें, हॉलिडे नहीं काउंट करेंगे इसमें, सैटरडे संडे काउंट नहीं करते, संडे के दिन तो कोर्ट बंद ही रहेगा, तो वो भी काउंट इसके अंदर नहीं होता है ना। शोषण करना, देखो शोषण के विरुद्ध अधिकारों के बारे में बात करें तो 2 तरह के राइट्स आपके आते हैं, आर्टिकल 23 और एक आता है, और एक आता है आर्टिकल 24, दोनों के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 23 भी इसके बारे में बात करेगा, आर्टिकल 24 भी इन्हीं अधिकारों के बारे में बात करता है। सुनिएगा, आर्टिकल 23 किस बारे में बात करता है, सुनिएगा ध्यान से, है ना। इसमें कुछ चीजें आपके लिए काम की नहीं है, तो इसमें ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताऊंगा आपको।
आर्टिकल 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। पहले ये बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग, मतलब इंसान की ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं की जा सकती। क्या मतलब होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का? सुना है इस शब्द के बारे में? व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग? नहीं कर सकते बेटा चारू। अगर वो अपनी यूनिफॉर्म के अंदर सर्विस कर रहे हैं तो नहीं अरेस्ट कर सकते। अगर आर्मी का पर्सन छुट्टी पे आया है सिविलियन एरिया के अंदर, उसको अरेस्ट किया जा सकता है, याद रखिएगा। बट आर्मी का जो पर्सन है वो अभी अपनी ड्यूटी कर रहा है और वो अभी छुट्टी पे नहीं आया है, वो आर्मी के एरिया के अंदर है, तो फिर मिलिट्री पुलिस उसको अरेस्ट करेगी, बाकी लोग अरेस्ट नहीं कर सकते। बट आर्मी का पर्सन, मान लीजिए कि आप लेफ्टिनेंट है, आप छुट्टी पे आए हैं, आप छुट्टी मना रहे हैं, एनडीए से आप पास आउट हो गए, आप आईएमए के अंदर हैं और आपने रेजिमेंट ज्वाइन कर ली। अब आप छुट्टी के अंदर आते हैं इंदौर या राजस्थान के अंदर, जोधपुर के अंदर आए। अब जोधपुर के अंदर तुम घूम रहे हो, कुछ हो गया, गलती से क्राइम हो गया, तो फिर वहां की लोकल पुलिस अरेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज यू आर नॉट ऑन ड्यूटी। चीज याद रखिएगा। आई बात समझ में क्लियर हो गया? वहां पर आर्मी पुलिस नहीं आएगी, तो बात की बात है कि हैंड ओवर किया जाएगा, बाकी सारी चीजें होंगे। बट इफ यू आर इन द सिविलियन एरिया एंड यू आर नॉट इन द यूनिफॉर्म एंड यू आर ऑन द हॉलीडेज, यू आर नॉट वर्किंग दैट टाइम, देन अरेस्ट किया जा सकता है। आई बात समझ में क्लियर हो गया? हाँ बिल्कुल। इसको मतलब होता है सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसान की खरीद फरोख्त करना। मूवीज के अंदर दिखाते हैं इंसान की खरीद फरोख्त क्यों करते हैं। इंसान की खरीद फरोख्त की जाती है कई बार चीजों के लिए, जैसे उनके ऑर्गन्स के लिए, दिल, गुर्दा, किडनी, आंखें, इसके लिए उनकी खरीद फरोख्त की जाती है। करते हैं। खरीद फरोख्त करने का मतलब इंसान को बेचना और खरीदना। जैसे आप किसी ऑर्नामेंट्स को बेचते हैं और खरीदते हैं कि मैंने ज्वेलरी खरीद ली, मैंने खरीद लिया, वैसे इंसान की खरीद फरोख्त टोटली बंद है। भारत के अंदर आप ये नहीं कर सकते, याद रखिएगा, ये नहीं कर सकते, नोट करना। क्लियर हो गया? इंसान की खरीद फरोख्त आप नहीं कर सकते। जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पर होती थी है ना, बहुत नहीं होती थी बट होती थी उस टाइम पर भी, तो ये आप नहीं कर सकते। दूसरा, किसी भी इंसान को खरीद के या किसी भी इंसान को फोर्सफुली आप इनमॉरल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल की बात करें, महिलाओं को, छोटी बच्चियों को प्रोस्टिट्यूशन के अंदर धकेल दिया जाता है। मूवीज के अंदर जो दिखाते हैं ना, वास्तविकता में रियलिटी है। किसी बच्ची को उठा के ले गए, उसकी उम्र कम थी 3-4 साल, उसको किसी ब्रोथल के अंदर बेच दिया जाता है प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए। ब्रोथल किसी भी राज्य के अंदर हो सकता है, इनलीगल चीज है ऑब्वियसली, वहां पर बेच दिया जाता है बेचारी बच्चियों को, उनका पूरा जीवन वहां पर निकल जाता है। न जाने कितनी बीमारियां होती है। सोचिए उस माँ के बारे में जिसकी बच्ची को ले जाता है। आज केवल मैं एक चीज आपको बोलूंगा, गूगल पे केवल एक चीज टाइप करना गूगल के अंदर कि 1 मिनट में भारत में कितनी गर्ल्स किडनैप होती हैं। अभी गूगल करो, 1 मिनट में भारत में कितनी गर्ल्स किडनैप होती है। केवल ये चीज आप सर्च कर लो, शायद आपका दिल दहल जाएगा, दिल दहल जाएगा केवल इस चीज को अगर आपने सर्च कर लिया तो। मैं 1 मिनट के बारे में बात कर रहा हूं, 1 मिनट में कितनी बच्चियां भारत में किडनैप होती, 1 मिनट के बारे में बात कर रहा हूं। फिर उसका मल्टीप्लाई करना 60 मिनट से, ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। फिर 60 मिनट का मल्टीप्लाई करना 24 से, कि 24 घंटे में कितनी हो रही है। उसके बाद जितनी हो रही है ना, उसका मल्टीप्लाई कर देना आप महीनों से, उसके बाद साल से करना, समझ में आ जाएगा। दैट इज द कंडीशन विच वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। चीजें इतनी आसान नहीं है बच्चा। तुम लोग ये जो बैठे हो ना आज अपने घरों के अंदर शांति से बातचीत कर रहे हो, हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, यू आर ब्लेस्ड टू हैव दैट काइंड ऑफ लाइफ। पीपल आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ लाइफ। दे डोंट इवन हैव सफिशिएंट फूड टू ईट। उनके माता पिता के पास इतना एजुकेशन भी नहीं है कि वो जाके रिपोर्ट लिखवा सके। मेरी बात समझ में आ रही? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? दैट इज द थिंग विच वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। आप समझिए इस चीज के बारे में। चीजें बहुत भयावह है, चीजें बड़ी खतरनाक सी हैं देश के अंदर। बिकॉज जब आप छोटी छोटी बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे तब आपको समझ में आता है कि अरे ये चीजें हो रही है। चीजें बड़ी खतरनाक है, बहुत मुश्किल है। और जो बड़ी चीजें हैं, देखो बहुत समझना पड़ेगा और चीजें, स्थितियां बड़ी भयावह हो जाती है। और ये जो डेटा है ये एक्जैक्ट डेटा नहीं होता है। डेटा आपको जितना मिले ना, कि 5 का, 6 का, 7 का, जितने का डेटा मिल रहा है, ये वो केसेस है जो पुलिस के पास आ गए। बाकी ऐसे केसेस है जो पुलिस के पास आते तक नहीं है। सोचो, पुलिस के पास आते तक नहीं है, नहीं है पुलिस के पास वो केसेस। क्यों नहीं आ रहे? बिकॉज कई लोग वो चीजें नहीं करते, कई लोग ये चीजें करना चाहते नहीं। तो ये चीज याद रखिएगा, ये चीजें बड़ी भयावह है ना, बहुत भयावह है ना बच्चा, बहुत ज्यादा भयावह है यार। सोचो कितना मुश्किल होता है उस माँ के लिए, इसकी बच्ची को उठा के ले गए, कितना मुश्किल। तो वही चीजें इस बारे में बात की जाती कि भारत के अंदर ना तो आप किसी आदमी को ये प्रोस्टिट्यूशन या महिला को इसके अंदर धकेल सकते हैं, ना ही इंसान की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। आई बात समझ में? ना तो किसी को गुलाम बना सकते हैं, ना देवदासी प्रथा एक मैं बताऊंगा साउथ इंडिया के अंदर चलती थी, वो नहीं कर सकते। याद रखिएगा, ये आप नहीं कर सकते, किसी भी आदमी के साथ नहीं कर सकते आप। दूसरा, किसी भी आदमी से आप फोर्स लेबर नहीं करवा सकते। फोर्स लेबर का मतलब क्या होता है? आप उससे बिना किसी मर्जी का काम नहीं करवा सकते। फोर्स लेबर के अंदर क्या आता है? आपने सुना होगा एक प्रथा भारत दुनिया के अंदर पहले चलती थी,
जिसमें मान लीजिए किसी ने कर्जा लिया, किसी आदमी के पिताजी ने, उस आदमी के मरने के बाद उसके पिताजी के मरने के बाद उसके बच्चे से वो कर्जा वसूल किया जा रहा है। इसको हम बंधुआ मजदूरी बोलते थे। सुना है बंधुआ मजदूरी के बारे में? बाउंडेड लेबर। आप वो नहीं करवा सकते किसी से, बिना किसी की मर्जी से काम नहीं करवा सकते। जैसे अपनी मूवी के अंदर या अभी बहुत सारे न्यूज के पेपर्स के अंदर आता है कि एक लड़की है भैया, उसको ना वो लोग खाना देते हैं, ना पानी देते हैं, ना सैलरी देते हैं, बहुत कम खाना देते हैं, और उससे घर का काम करवा रहे हैं 18-18 घंटे। ये नहीं करवा सकते, फोर्स लेबर के अंदर आता है। किसी भी आदमी से आप उसके मर्जी के बिना काम नहीं करवा सकते, फोर्स लेबर हो ये, आप नहीं करवा सकते। उसका फंडामेंटल राइट है कि अपनी मर्जी के बिना उस देश में कोई काम नहीं करेगा। उसको मर्जी है काम करना है तो वो करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। अदरवाइज ये चीजें फोर्स लेबर के अंदर आ जाती। लोग करते हैं ऐसा, बहुत सारी चीजें की जाती है देश में, फोर्स लेबर होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो क्लियरली बोलता है कि आप किसी आदमी से फोर्स लेबर भी नहीं करवा सकते। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? क्लियर है? समझ में आ गया बेटा? ये नहीं करवा सकते। तो आर्टिकल 23 समझ में आ गया? समझ में आ गया आर्टिकल 23? प्लीज कंफर्म कर दो। आर्टिकल 23 क्लियर है? ओके। पनिशमेंट क्या है बेटा? देवदासी बताऊंगा मैं, जब अपन थोड़ा सा हिस्ट्री वाले चैप्टर पे जाएंगे ना, तब मैं वहां बता दूंगा बेटा, अभी बताना ठीक नहीं है। फोर्सफुली नहीं करवा सकते हो भाई। अब तुम, अब बताए मेरा अब मेरे पास एक सवाल आया था, सर पापा रोज जो है ना हमसे हमारी गाड़ी की सफाई करवाते हैं, मम्मी रोज कमरे की सफाई करवाती। कहा फोर्स लेवल के अंदर आता? नहीं आता है, फोर्स लेवल के अंदर नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तुमने तो मम्मी पापा से भी बोल दो कि हमको पैसे दो काम करने के, नहीं, वो फोर्स लेबर के अंदर नहीं आता। ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स है यार, तुम्हारे गार्जियंस है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? क्लियर है? गॉट माय पॉइंट? क्लियर है? चलिए, हाँ तो ये मत करना तुम, ठीक है। ओके, अब आर्टिकल 24 के बारे में बात। देखो आर्टिकल 24 बहुत आसान है। ये बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द चाइल्ड इन द फैक्ट्रीज, कि जो छोटे बच्चे हैं उनसे आप फैक्ट्रीज के अंदर काम नहीं करवा सकते। फैक्ट्रीज का मतलब यहां पर क्या होता है? ऐसी फैक्ट्रीज जहां पर उनकी जान को खतरा है। याद रखिएगा, अगर कोई बच्चा 14 साल से छोटा है, सुनिएगा मेरी बात, 14 साल से छोटे बच्चे से आप हजार्डियस जॉब नहीं करवा सकते। हजार्डियस जॉब का मतलब क्या होता है? फैक्ट्रीज के अंदर काम करना। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, केमिकल फैक्ट्री के अंदर वो काम कर रहा है बच्चा, वो सिगरेट की फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, वो बैंगल, हाँ चूड़ी बनाना, बैंगल फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, ये चीजें भी आप नहीं करवा सकते। मतलब कोई भी 14 साल से अगर छोटा बच्चा है, आप उससे फोर्स लेबर नहीं करवा सकते कि देखो करना ही पड़ेगा। कि साहब वो बेंगल फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, वो ऐसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है जहां पर उसको काम करना नहीं चाहिए। चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते, याद रखिएगा। पर इसमें एज का 14 साल, 14 साल से बड़ा है तो फिर ये हजार्डियस जॉब भी कर सकता है, बट एक लिमिट तक। बट ऐसे जॉब जहां पर बच्चे की जान को खतरा है, 14 साल से छोटे बच्चे से आप हजार्डियस जॉब नहीं करवा सकते हैं। इसलिए आप देखो कि बच्चे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें कि किसी चाय की टपरी पे कोई 12 साल का लड़का काम कर रहा है, अब ये चाइल्ड लेबर के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? मुझे बताओ, ये चाय की दुकान है, ये चाय की टपरी है साहब, एक 12 साल का लड़का उस चाय की दुकान के ऊपर काम कर रहा है, क्या वो चाइल्ड लेबर के अंदर आता है? यस और नो बताइए। चाइल्ड लेबर के अंदर आता है? देखो नहीं आता है। नहीं क्यों आएगा? जब तक वो बच्चा फोर्सफुली वो काम नहीं कर रहा है तब तक नहीं आता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने परिवार को चलाने के लिए काम कर रहे हैं, देखना होगा आप, देखेंगे तो किसी गैरेज के ऊपर काम कर रहे हैं परिवार को चलाने के लिए, किसी कह सकते हैं कि आप चाय की दुकान के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये चाइल्ड लेबर के अंदर नहीं आता जब तक वो बिना किसी फोर्स के कर रहा है, मतलब फोर्सफुली नहीं कर रहा है। उसका मालिक उसको सैलरी दे रहा है भैया, ठीक है, उसका मालिक उसको पढ़ने लिखने से मना नहीं कर रहा है, तब तक वो फोर्स लेबर में नहीं आता। याद रखिएगा, नोट करिएगा, वो नहीं आएगा। अपने परिवार को चलाने के लिए वो कर रहा है। आई बात समझ में? 14 साल से लेकर, बिकॉज ऐसा माना जाता है बच्चा कि फिजिकली डेवलपमेंट 14 साल तक हो जाता है। बट ये देखो बहुत पुराना है, मेरे हिसाब से इसको भी 18 होना चाहिए। 14 तो यार बहुत कम हो जाती है ना। समझ में आ गया? क्लियर हो गया बच्चा? हम्म।
अरे उसको तुम, वो बेचारा जैसे तैसे उस दुकान से 15, 20, 40, 50, 60 रुपए रोज के कमा रहा है, तुम रिपोर्ट कर दोगे तो उसके वो भी पैसे मर जाएंगे ना, परिवार के लिए काम कर रहा है, समझना पड़ेगा आपको, है ना? तो समझो, तो ये कोई ऐसे कानून के तहत मना नहीं होता है। अरे भाई, हर हर महादेव। हम बिहार आए, बहुत बार आए, बिहार में बहुत बार आया हूँ। हम्म। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? सिराज प्लीज ऑफ नहीं भाई, हर दिन ऑफ नहीं होता। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? हम्म। ओके। ठीक है। ओके। तो ये कुछ चीजें याद रखिएगा। ओके। अब आगे बढ़ने से पहले आई वांट कि कुछ सवाल हम कर लिए जाएं, बिकॉज हमने जितना पढ़ा है उसके बारे में आप जानकारी कितनी है, आपको उसके बारे में बात करना भी जरूरी। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैं पढ़ाता जा रहा हूं और पीछे तुम्हारी चीजें सब खत्म होती जा रही। तो जितनी चीजें पढ़ी उसके बारे में भी बात करना जरूरी होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? मैं कर्नाटका अभी नहीं गया हूं, बलिया में आया हूं। हमारे एक दोस्त रहते थे, दुबे जी हैं वहां पर, दोस्त है हमारे दुबे, पंकज दुबे। हाँ, तो उनके घर हम गए हैं एक बार बलिया में। हाँ, बलिया तो चलो अलग जगह है। यूपी। बिल्कुल मिलेंगे जयेश। आगे बढ़े। चलो पहला सवाल ध्यान से देखिएगा। अभी जो हमने करे ना उन्हीं में से कुछ सवाल बेसिक में पूछ रहा हूं आपसे। मुझे एक बात बताओ, भारत के संविधान में हमने इतने सारे आर्टिकल्स के बारे में बात करें, विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट इक्वेलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? सरकारी नौकरियों में सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इक्वेलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट इक्वेलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? मंजीत भाई साहब, धन्यवाद मंजीत जी। अरे देखो, यहाँ थे तो हमको किसी ने बोला कि हेयर स्पा आप ले लीजिए जाके, है ना, उससे थोड़ा सही रहेगा। मेरे सर में इशू भी है ना, टाके वाके। तो आई वेंट, तो बढ़िया, थोड़ा उसने, जैसे लड़कियां जब करवा के आती हैं बाल बाल तो कितने से फुले फुले हो जाते हैं उनके, हमारे साथ भी ऐसा ही है ना। चलो छोड़ो, हाँ मैं पहले चैट्स बंद करूँ, नहीं तो क्या है, तुम लोग फिर चैट्स के ऊपर चीजें करना शुरू कर दोगे। चलो सवाल के बारे में बात करें, इसका तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। क्लियरली बोल दो, सी सवाल का सही जवाब है। अब मैं चैट ऑफ कर रहा हूं, अदरवाइज के आंसर देख लिए जाते हैं। इसने आंसर दिया तो मेरा भी आंसर ही होगा। अब अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। अगला सवाल हमारा ये, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम के अंदर पूछा गया है। हमने आर्टिकल 23 देखा, आर्टिकल 24 देखा। अब कंफ्यूज मत होना, मुझे बताओ, आर्टिकल 23 और 24 हमने दोनों के बारे में सॉरी ये क्या हो गया, आर्टिकल 23 आर्टिकल 24 दोनों के बारे में हमने बात करी। कंफ्यूज मत होना, आर्टिकल 23 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 23 बात करता है, सुनना काफी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 23 ये चीज बात करता है कि साहब किसी भी व्यक्ति को खरीदा बेचा नहीं जा सकता। और आर्टिकल 24 किस बारे में बात करता है? आर्टिकल 24 यहां पर बात करता है कि आप किसी भी आदमी से ऐसा काम नहीं करवा, माफ कीजिएगा, किसी भी हम छोटे बच्चे जो होते हैं हमारे देश में, उन छोटे बच्चों से आप उनको हजारियत जॉब के अंदर नहीं लगा सकते। अब एनडी ने बहुत बेसिक सवाल पूछा है, मेरे को पता है, तुम सब बता दोगे कि उसकी एज क्या है। हजार्डियस जॉब करने के लिए जो बच्चा है वो कितने साल से कम नहीं होना चाहिए। जो एज लिमिट देकर रखे हजार्डियस जॉब करने के लिए कि सब इतने साल से कम नहीं होना चाहिए बच्चा, वो एज लिमिट क्या है फॉर दी हजार्डियस जॉब इन इंडिया? हालांकि देखो एज लिमिट ये ऑलरेडी काफी छोटी है, बट क्या एज लिमिट है कि साहब इससे छोटा तो नहीं हो सकता?
हाँ जी, क्या आंसर है? याद रखना 14 साल। 20 द राइट आंसर। कितने परसेंट? 90 से ज्यादा चाहिए। 91.83। बहुत बढ़िया। अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़े। अगला सवाल डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, पर कंफ्यूज मत होना, ठीक है? ध्यान से मेरी बात सुनना, सवाल इंपॉर्टेंट है। भारत के किस संविधान के किस पार्ट को, सुनिएगा ध्यान से, भारत के संविधान के किस पार्ट को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारत के संविधान के किस पार्ट को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? दिस इज द पीवाईक्यू ऑफ योर एनडी एग्जामिनेशन। भारत के संविधान में इतने सारे पार्ट है, किस पार्ट को भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नोन एज द मैग्ना कार्टा? भारत के संविधान के किस पार्ट को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बताइए। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नोन इज द मैग्ना कार्टा? भारत के संविधान की किस पार्ट को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द मैग्ना कार्टा? मैग्ना कार्टा भारत के संविधान के किस पार्ट को कहा जाता है? बताइए, किस पार्ट को भारत के संविधान के किस पार्ट को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है? किस पार्ट को भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? आप सब जानते हैं, इस सवाल के बारे में हमने बात करी। इट इज द पार्ट 3। याद रखना, फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स को भारत के संविधान में मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। डी इज द राइट आंसर। 60.72। देखो भूल गए, मुझे पता था गड़बड़ तो करोगे, पर ठीक है, इतनी गड़बड़ भी नहीं करनी थी यार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, है ना? अब हमने देखो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करी। अब फंडामेंटल राइट्स से पहले भी कुछ चीजों के बारे में हमने बात करी है ना, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी। पर फंडामेंटल राइट्स में हमने एक सवाल करा, हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 21A जोड़ा गया। आर्टिकल 21A बात करता है राइट टू एजुकेशन के बारे में। तो राइट टू एजुकेशन भारत के संविधान में कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने 3 स्टार बनाए थे। राइट टू एजुकेशन जो है, पढ़ने लिखने का जो अधिकार है, हम राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। वो भारत के संविधान में किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया? राइट टू एजुकेशन जो है वो भारत के संविधान में किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है? किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया? राइट टू एजुकेशन भारत के संविधान में किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया? ध्यान से सवाल को देखिएगा कि राइट टू एजुकेशन जो है वो भारत के संविधान में कौन से अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया? ईयर भी बताना है। राइट टू एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम, पढ़ने लिखने के अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जी, वही जिसने 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ने लिखने का अधिकार भारत के अंदर दिया है। अब सवाल है कब, तो याद रखिएगा ये ऐड किया गया 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा। इसमें ईयर इंपॉर्टेंट है, 2002 है, 2003 नहीं है। 66.45। देखो कंफ्यूजन नहीं होता है, ईयर्स में कंफ्यूजन होता है ना, कई बार ईयर्स के अंदर हो जाता है कि सर ईयर क्या है, ये सारी चीजें। आई नहीं, ईयर में कंफ्यूजन होता है, बट कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है आपका। उसके बाद लेटर बोर्ड को देखा जाएगा कि लेटर बोर्ड से आपने क्या चीजें सीखी, कितने बच्चे लेटर बोर्ड के अंदर आएंगे। देखो हालांकि सभी बराबर है, फिर भी और योर मोटिवेशन हम लेटर बोर्ड के बारे में बात करेंगे। अब देखो, हमने फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमने बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स पहले भी पढ़े थे। हमने 14 पढ़ा, हमने 15 पढ़ा, हमने 16 पढ़ा, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने करी। हमने आर्टिकल 21 करा, आर्टिकल 22 करा, आर्टिकल 23, बहुत सारे आर्टिकल्स हम लोगों ने यहाँ पर करे। अब एक बेसिक सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा भारत के संविधान में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन दिया गया? अमेंडमेंट बताइएगा, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा भारत के संविधान में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को हमारे देश में 10% आरक्षण मिलता है? सरकारी नौकरियों के अंदर भी दिया जाता है, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी दिया जा रहा है, और सरकारी नौकरियों के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो भारत के संविधान के अंदर आरक्षण दिया जाता है उन्हें सरकारी कॉलेजेस और स्कूल्स के अंदर भी, या सरकारी कॉलेजेस के अंदर बात की जाए, प्राइवेट के अंदर भी दिया जाता है।
तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को भारत के संविधान में कौन से अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया है? बताइए। तो याद रखिएगा जो अमेंडमेंट है, इट इज 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 103वां संवैधानिक संशोधन। डी इज दी राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। याद रखिएगा 56.05% बच्चे, यही तो ताकत है रिवीजन की। रिवीजन नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब लेटर बोर्ड देख लिया जाए, हालांकि देखो सभी बराबर हैं, पर नाम देखना हो तो देख लो। ओके, आई एम ग्रूट भाई साहब भी थे। ओ भाई, आई एम ग्रूट। ओके, ब्रूस वेन भाई साहब भी, पीयूष मिश्रा जी भी हैं, अंकित हैं, बहुत बढ़िया। ओके, अल्तमाश भी हैं। चलो बहुत बढ़िया, 8 में से 8 सवालों के जवाब देने वाले बच्चे बहुत सारे हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है, बिकॉज बहुत सारी चीजें हम लोगों ने करी। आई होप चीजें क्लियर हो गई होगी आपको, चीजें जो पढ़ी समझ में आ गई होगी। अब देखो रिवीजन का खेल है पूरा, तो रिवीजन करना, रिवीजन इज रियली इंपॉर्टेंट। रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चा? रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, रिवीजन जितना उतनी चीजें आपकी आसान हो जाएगी। चलो बच्चा, तो ध्यान रखो अपना, मिलता हूं मैं आपसे। और आज शक्ति का लॉन्च है 7 बजे, तो जाता हूं मैं फटाफट लॉन्च के लिए ना। चलो ध्यान रखो अपना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत।